हाय हेलो एवरीवन। सो ब्रोकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये आईएफएल सिक्योरिटीज। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी का FY24 अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। बिजनेस वाइज कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, अर्निंग्स काफी अच्छी रही है। एंड अगर हम इसका स्टॉक भी देखें तो काइंड ऑफ मल्टी बैगर रिटर्न्स इसके स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। 60-70 के लेवल पे ये स्टॉक हुआ करता था। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 220-230 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ने भी इसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। अगर अभी भी हम इसका पीई देखते हैं स्टॉक का तो 13-14 के आसपास है। क्यों? बिकॉज ये जो स्टॉक में रिटर्न आया है इसको मेनली बैक किया है कंपनी की अर्निंग्स ने। अगर आप इस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ देखोगे तो डबल से भी ज्यादा हुआ है इस कंपनी का प्रॉफिट। ईपीएस डबल हुआ है पिछले एक साल के अंदर। तो इस वजह से जब हम पीई रेशियो देखते हैं स्टॉक का तो वो अभी 13 है। 13 ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक भाग गया एंड बिजनेस में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही हो। सो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि जब बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो, मार्केट उसको रिवॉर्ड करे एंड उसके बाद भी आपको पी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं दिखता है। 13-14 के आसपास ही इसका पी रेशियो है अभी भी। अब यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या इंक्रीमेंटल ग्रोथ पॉसिबल है इस बिजनेस के लिए। कितना ग्रोथ ये कर सकती है FY25 में, मैनेजमेंट का क्या ओवरऑल आउटलुक रहने वाला है। तो इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी का अगर हम रिजल्ट देखें पूरे FY24 में तो 60% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है। देन मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 35% से इंप्रूव होकर के 40% पे आया है। और नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का डबल से भी ज्यादा हो गया। 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि इस साल बढ़ करके 513 करोड़ हो गया। तो हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। अगर हम इनका बिजनेस मॉडल देखें आईएफएल सिक्योरिटीज का तो ये ट्रेडिशनल ब्रोकर है। मतलब जैसे एंजल वन, जीरोधा या ग्रो, ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है उनका, वैसा मॉडल नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की तरह एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है। लेकिन इनके 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है इस कंपनी का इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का, जहां पे ये कंपनी जैसे ग्लोबली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स होता है, पेंशन फंड होता है, इंश्योरेंस फंड होता है, इन सबको डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनको रिसर्च प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास में काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनालिस्ट की टीम है, जो इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 275 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज ये अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सेगमेंट है इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है या फिर प्री आईपीओ फंड रेज करना है, क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करना है, मर्जर है, एक्विजिशन है, सो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती है इंडियन कॉर्पोरेट्स में, उसमें आईएफएल सिक्योरिटी जो है वो एडवाइजरी वगैरह प्रोवाइड करता है, डील वो एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट है। अब ये जो दोनों सेगमेंट है अगर आप देखोगे तो ये B2B है। इसके साथ में इनका तीसरा सेगमेंट है वो है B2C। B2C में कंपनी क्या करती है, वही रिटेल ब्रोकिंग का बिजनेस है इनका। सेम जैसे मोतीलाल का डीमैट अकाउंट है, उसमें इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, ब्रोकरेज इनकम, कि जितना आपका ट्रेड हुआ उतना आपका ब्रोकरेज बन गया एंड वही आपका मेन इनकम है। प्लस कंपनी साथ में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, जैसे इनके पास पीएमएस है, एआईएफ है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। ये सारे प्रोडक्ट्स करके इनको डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी आता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। एंड वी ऑल नो कि ये जो FY24 है, ये पूरे कैपिटल मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। तो इनके जो तीनों सेगमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, बिकॉज पूरे साल में आईपीओ आप देखो कितने ज्यादा आए हैं, कितनी सारी कंपनीज ने, कॉर्पोरेट्स ने फंड रेज किया है। तो जब भी इस तरीके का एक्टिविटी होगा आईएफएल जैसी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज इनके पास डील ज्यादा अच्छी आएगी। दूसरा अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट ने अच्छा किया है तो ब्रोकरेज इनकम भी ज्यादा रही है। लोगों ने इंश्योरेंस भी बाय किया है, म्यूचुअल फंड भी बाय किया है, पीएमएस में भी इन्वेस्ट किया है। तो हर एक सेगमेंट कंपनी का काफी अच्छा रहा है पूरे FY24 के अंदर। अब कौन कौन एनालिसिस करेंगे and इसमें देखेंगे कि FY25 के लिए कंपनी का क्या गाइडेंस है, मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, एंड क्या यहाँ से भी कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्टॉक के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अगेन मैनेजमेंट का वही कमेंट्री है कैपिटल मार्केट के ऊपर कि कैपिटल मार्केट ने काफी अच्छा किया है। जबकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली काफी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसके बाद भी इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसने काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। देन मैनेजमेंट ने आउटलुक दिया है कि अगर आप इंडिया का कैपिटल मार्केट देखोगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें इंडिया के कैपिटल मार्केट में, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, अभी भी सिर्फ 15-16 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट है। तो अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। एंड ये जो 15-16 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट है, इसमें भी कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके 3-3, 4-4 डीमैट अकाउंट है। तो एक्चुअल पेनिट्रेशन तो इससे भी ज्यादा कम है। इसके साथ में क्या है, फाइनेंशियलाइजेशन जो थीम है वो काफी स्ट्रांगली प्ले आउट हो रही है। आज का अगर आप यूथ देखोगे तो उनका इंटरेस्ट जो है वो सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
लोग अब एफडी में पैसा नहीं डाल रहे, लोग म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इन सबसे क्या होगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी। एंड तीसरा इसके बाद एक बड़ा थीम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सबसे बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी का कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में, बिकॉज आज से अगर आप 5-10 साल पहले देखोगे तो आपको आईपीओ लगाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था, पूरा पेपर वाला काम होता था। तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस था उसका। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हार्डली 3 से 4 मिनट में आपका आईपीओ अप्लाई हो जाता है, 5 से 10 मिनट में आपका ऑनलाइन घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो जो पार्टिसिपेशन है, रिटेल का पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। हमने जैसे देखा था कि पिछले 3 साल में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो 3x हो गए। तो ये सारी ग्रोथ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ये नंबर 15-16 करोड़ से 25 करोड़ जाएगा, 30 करोड़ जाएगा, 60 करोड़ जाएगा। तो जब इतना सारा पॉपुलेशन जब पार्टिसिपेट करने लगेगा इंडिया के अंदर, तो इनको सर्विस देने के लिए ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसी एंजल वन चाहिए, आईएफएल सिक्योरिटी चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स चाहिए। तो हर एक कैपिटल मार्केट प्लेयर के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है आने वाले कई सालों तक। देन कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इनकम देखोगे तो वो भी काफी अच्छा रहा है। इस साल 23% की ग्रोथ आई है। ये ग्रोथ मेनली कहाँ से आई है, हमने पीएमएस, एआईएफ, इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया है, क्रॉस सेल किया है। तो यहाँ से काफी अच्छी ग्रोथ आई है। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो बिजनेस है इनका, उसमें उसमें रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 36 करोड़ 32 करोड़ से 76 करोड़। तो डबल से भी ज्यादा ग्रोथ आई है इनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस में। कंपनी का कहना है कि एक्सपेंसेस की अगर आप बात करोगे तो वो भी बड़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस में सबसे मेजर पार्ट जो रहा है वो है एम्प्लॉय एक्सपेंस। तो क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है एंड इनकी डिपेंडेंसी एम्प्लॉयज के ऊपर ही है, तो आपको एम्प्लॉयज को ऑब्वियसली रिवॉर्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी इंक्रीमेंट दिया है, बोनसेस वगैरह दिया है, कुछ नए एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी रही है। तो उसकी वजह से इनका एक्सपेंस पार्ट बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है कंपनी का, 178% से इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है। इसका मेन रीजन क्या रहा है, एमटीएफ। सो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो आज के टाइम पे हर एक ब्रोकर उसको उसको अलाउ करता है, एंड उसमें इनकी इंटरेस्ट इनकम होती है। तो उसकी वजह से इनका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, बिकॉज ये मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए इनको ऑब्वियसली बैंक गारंटी लेनी पड़ती है। तो उसकी वजह से इनका एक कॉस्ट बढ़ा है। बट देन इसके साथ में हमें वो दिख रहा है कि रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, तो पॉजिटिव है ये भी। देन कंपनी का एयूएम अगर आप देखोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है। एक तो इनका कस्टडी, जो ये डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, वो वाला भी इंक्लूडेड है। साथ में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, जो इनका B2C वाला बिजनेस है, इन दोनों से इनका एयूएम बनता है। तो टोटल एयूएम जो है आईएफएल सिक्योरिटीज का, वो 1,88,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसमें से 1,61,000 करोड़ जो है वो इनका सिर्फ डीमैट सर्विसेज से है। तो उसको हमको क्या समझ आता है कि ग्रोथ तो दोनों में है, दोनों बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन जो मेन पोर्शन है इनके पूरे एयूएम का, वो इनके डीमैट सर्विसेज वाले बिजनेस से आता है। एंड ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छी है इसमें। देन कंपनी के सब ब्रोकर्स भी हैं, 6,000 से ज्यादा सब ब्रोकर्स हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के पास में। हमने मोतीलाल का देखा था कि उसके पास पैन इंडिया लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है फ्रेंचाइजी का, सब ब्रोकर्स का। सिमिलरली आईएफएल सिक्योरिटीज भी क्या कह रहा है कि आज के टाइम पे 6,000 से ज्यादा सब ब्रोकर्स हैं, प्लस हमारा आगे का फोकस यही है कि इनको और इंक्रीज करना है, इनको और बढ़ाना है। बिकॉज कंपनी कह रही है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, एंड अगर हम खुद से ब्रांचेस ओपन करने जाएंगे हर एक एरिया में, तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और हर एक प्लेयर, हर एक कस्टमर को जब तक हम टैप करेंगे तब तक बहुत ग्रोथ बहुत स्लो होगी उसमें। तो इसलिए बेटर मॉडल क्या है कि हम फ्रेंचाइजी रूट के थ्रू जाएं, सब ब्रोकर रूट के थ्रू जाएं, जहां पे वो अपने एरियाज के, अपने नियर बाय एरियाज में क्लाइंट्स को एक्वायर करे, वहां से बिजनेस जनरेट करे। तो इससे हमारा भी ओवरऑल पेनिट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए कंपनी का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सब ब्रोकर्स को ये ऐड करते जाए आने वाले टाइम में। इसके बाद अगेन इनका वही टारगेट है कि कैपिटल मार्केट का आउटलुक इंडिया में बहुत स्ट्रांग है आने वाले कई सालों तक। कंपनी कह रही है कि हमारे जो दो बिजनेसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन दोनों में हमने काफी अच्छा ब्रांड डेवलप किया है, और उसका हमें एडवांटेज भी मिलता है। आने वाले टाइम में हमारा फोकस क्या है कि हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो जब भी कोई बिजनेस ऐसा बोलता है कि हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिकॉज इसका मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्री से और बाकी एवरेज प्लेयर से काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। सो यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज का अगेन काफी अच्छा गाइडेंस है। कंपनी कह रही है कि जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, मतलब जो रिटेल B2C वाला जो बिजनेस है, उसमें भी हमने पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बिल्ड करी है। एंड अब हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसमें एक्वायर करें और उनका ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हम बिल्डअप करें। डील की पाइपलाइन कंपनी कह रही है बहुत स्ट्रांग है।
सो क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस है और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, तो उसमें डील्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होगी मार्केट में और जितनी ज्यादा कॉर्पोरेट्स जो है, कंपनी जो है आईएफएस सिक्योरिटीज को चूज करेगी अपना आईपीओ के लिए या फंड रेजिंग के लिए, उतना ज्यादा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ आएगा इस कंपनी के लिए। सो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप डील की पाइपलाइन देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारी डील जो है वो अलग अलग स्टेजेस में है, एग्जीक्यूशन उनका होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड ओवरऑल हम काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने अपने डील्स वगैरह को लेकर के, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए कंपनी मैनेजमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कमेंट्री करी थी कुछ टाइम पहले F&O के पार्टिसिपेशन के ऊपर, कि कितनी तेजी से वॉल्यूम्स वगैरह के ऑप्शन के जो वॉल्यूम्स है उसमें कितनी ज्यादा ग्रोथ आई है पिछले कुछ टाइम में। लेकिन इसका अपोजिट अगर आप देखोगे तो जो एक्सचेंजेस हैं, बीएसई है, एनएसई है, इन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए सेगमेंट में। जैसे बीएसई ने अपना बैंक वाला जो डेरिवेटिव है उसको लॉन्च किया है, एनएसई ने अलग अलग डेज पे एक्सपायरी लॉन्च किया है, पहले सिर्फ आपका थर्सडे पे एक्सपायरी होता था। तो नई नई सीरीज, नए नए प्रोडक्ट्स, ऑप्शन भी एक्सचेंजेस लॉन्च कर रहा है। अब इसमें कंपनी क्या कह रही है कि इसको ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड ऐसा नहीं लगता उनको कि कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर दे सकता है कि कोई रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है क्या गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर कि ऑप्शन का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। बिकॉज आज से अगर आप 5-10 साल पहले जाओ तो कोई ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था कि 2024 में या लास्ट 3-4 साल के अंदर रिटेल की तरफ से इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ऑप्शंस वॉल्यूम के अंदर। सो वही मैनेजमेंट कह रहा है कि आज के टाइम पे इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक चीज क्या है कि अगर कोई भी रेगुलेटरी एक्शन होगा तो वो इंडस्ट्री के लिए होगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएफएस सिक्योरिटीज पे ही होगा या फिर कोई एक दो प्लेयर के लिए ही होगा, तो वो पूरा इंडस्ट्री के लिए वो कोई रेगुलेटरी एक्शन होगा। एंड उसमें हर एक प्लेयर इतना कैपेबल है जो उसके साथ में एडजस्ट करके आगे ग्रो कर सकता है। बिकॉज अंडरलाइन चीज क्या है सेक्टर का, अंडरलाइन चीज ये है कि फाइनेंशियलाइजेशन की थीम है, पेनेट्रेशन बहुत लो है, लोगों को एफडी में तो कुछ रिटर्न मिल ही नहीं रहा, 5%, 6%, 7% रिटर्न है। इंश्योरेंस में भी ऑल नो कि इतना लंबा आपका कैपिटल स्टक रहता है और रिटर्न कुछ नहीं है। तो आज के टाइम पे ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट की तरफ आना ही पड़ेगा, इधर चाहे वो म्यूचुअल फंड को चूज करे या फिर वो डायरेक्ट स्टॉक्स को चूज करे। एंड इनमें जो कंपनीज वही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब बीच में ऐसा कोई रेगुलेटरी एक्शन आता है तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हिकअप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखो तो एंजल वन पे सेबी ने बैन लगा दिया था 6 मंथ का, कि वो कोई भी नया सब ब्रोकर नहीं ऐड कर सकते। पर उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो अगर सब ब्रोकर नहीं ऐड कर सकते तो उन्होंने खुद से नया क्लाइंट एक्विजिशन करके अपना ग्रोथ दिखा दिया 50-60% का। स्टॉक भी आप देखो, जब ये बैन लगा तो उसका स्टॉक भी 2000 से वापस 1100 गया, लेकिन जहां बिजनेस ने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया स्टॉक वापस से 4000 तक गया। सो ये चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन दे सकती है, बट हर एक बिजनेस इतना कैपेबल है कि जो अंडरलाइन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको अच्छे से मिटिगेट कर सकता है हर एक बिजनेस। वही कंपनी भी कह रहा है कि जब भी कल को कोई अगर ऐसा एक्शन आता भी है, इधर तो अभी तो पता ही नहीं है, तो इस पर तो ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में ही देखो तो बहुत टाइम से ये भी डिस्कशन चल रहा है कि सेबी जो है ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनका थोड़ा कमीशन कट करने के ऊपर टारगेट कर रहा है। इनका क्या होता है, जैसे कि अगर ये B30 में, जैसे टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में अगर ये म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो उस एयूएम के ऊपर इनको थोड़ा सा कमीशन ज्यादा मिलता है। अगर ये कोई एनएफओ बेचते हैं उस पर भी थोड़ा सा कमीशन ज्यादा मिलता है। तो सेबी का ये भी डिस्कशन चल रहा है लास्ट 2-2.5 साल से कि उस कमीशन को भी कम करने का टारगेट कर रहा है सेबी, लेकिन वो अभी डिस्कशन ही चल रहा है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये तो नहीं कर सकते कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को इग्नोर ही कर दे, बिकॉज कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देगी, ग्रोथ आगे होगी ही नहीं। तो ऐसा तो होने नहीं वाला, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे आप 1.5% कमीशन को 1% कर दो, लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ही इतने ज्यादा हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे कि वो ग्रोथ तो रहने ही वाली है। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पे भी। सो आज हम ये बैठ के बोल नहीं सकते कि ये रेगुलेटरी एक्शन जो है आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, तो उसको उसको अभी ज्यादा फोकस में लेना भी नहीं है। मेन हमें बिजनेस को ट्रैक करना है, बिजनेस की मेन परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। अंडरलाइन ग्रोथ वी ऑल नो बहुत स्ट्रांग है, तो ये ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहने वाली है। इसके बाद लास्टली कंपनी क्या कह रहा है कि पहले जो हमारा सब ब्रोकिंग का बिजनेस था उसमें हम सिर्फ ब्रोकिंग इनकम के ऊपर ही फोकस करते थे, हमारे सब ब्रोकर्स को हम ज्यादा मोटिवेट किसके लिए करते थे, ब्रोकिंग इनकम के लिए। लेकिन अब हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारे जो सब ब्रोकर्स हैं उनका भी काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट्स के साथ में, क्लाइंट जो बेस है उनका वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज से मतलब अभी से हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं
कि ये जो सब ब्रोकर्स है ये ब्रोकिंग इनकम के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के ऊपर भी टारगेट करें, जैसे पीएमएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड वगैरह ये भी क्रॉस सेल करें। तो इससे होगा क्या, मतलब कॉस्ट तो आपकी वही है, एक नया क्लाइंट एक्वायर करने का कॉस्ट तो आपका वही है, पर उस क्लाइंट से पहले आप सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अब आप उससे म्यूचुअल फंड का कर सकते हो, एआईएफ का कर सकते हो, पीएमएस का कर सकते हो, इंश्योरेंस का कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट जब आप क्रॉस सेल करोगे तो पर क्लाइंट रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। पर क्लाइंट रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस बढ़ जाएगा वहां पे। इस चीज के ऊपर भी आईएफएल अब फोकस कर रहा है, एंड यहाँ से एक इंक्रीमेंटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका लाने का टारगेट है आज के टाइम पे। तो यही ओवरऑल कॉनकॉल एनालिसिस था, बहुत छोटा कॉनकॉल था इस कंपनी का, लेकिन ओवरऑल हमको ये चीज समझ आती है कि बिजनेस की आज की ग्रोथ काफी अच्छी है, एंड FY25 का आउटलुक भी मोटा मोटा मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग दिया है, डील का पाइपलाइन अच्छा है, और 2-3 नई स्ट्रेटेजी कंपनी टारगेट कर रही है, एपीज के थ्रू, अपने सब ब्रोकर्स के थ्रू, अब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पे भी कंपनी फोकस कर रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, गाइडेंस अच्छा है, आउटलुक अच्छा है नियर टर्म में, बाकी इसको ट्रैक करते रहेंगे कि कैसे नंबर्स रहते हैं इस कंपनी के। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी इसकी ग्रोथ देखोगे तो आपको दिखेगा 50-55% से बिजनेस ग्रो कर रहा है, स्टॉक का पी 13-14 के आसपास है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वैसे तो अगर मैं फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड भी इस बिजनेस का 25-30% पे भी लूँ तो भी स्टॉक और लिक्विडेटिव लगता है, स्टॉक का पी मल्टीपल और ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, इसके साथ में हमको मैनेजमेंट क्या बोल रहा है इस पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप ये देखो कि आज अगर इनकी बिजनेस की ग्रोथ 50% है, 60% है वैसे तो, अगर ये ग्रोथ कम होकर के 30%, 25% आ जाती है, लेकिन मैनेजमेंट वहां पे ये बोलता है कि आगे का जो आउटलुक है वो हमको थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, डिमांड थोड़ी सी स्लगिश लग रही है, डील्स की जो पाइपलाइन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, तब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक बहुत लिक्विडेटिव डील है, बिकॉज वहां पे फिर मार्केट ऐसे स्टॉक्स को रिवॉर्ड नहीं करने वाला, बिकॉज मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर देखता है एक बिजनेस का। तो अगर मैनेजमेंट इस तरीके का गाइडेंस देगा कि आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है, डिमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक से आपको कुछ अच्छा रिटर्न बन सकता है। इधर स्टॉक अगर आपको 12-13 के पी पे भी मिलेगा तब भी वो अच्छी डील नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर के। तो ये दोनों चीजें ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम चीज अप्लाई होती है हर एक कैपिटल मार्केट में, आई मीन हर एक बिजनेस के ऊपर, चाहे किसी भी सेक्टर का हो वो। अगर मैनेजमेंट खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि डिमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज की ग्रोथ तो बेशक आपको दिख जाएगा कि बिजनेस 15-20-25% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक से आप ज्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर जो है उसका वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वहां पे वही वेट एंड वॉच वाला गेम बन जाता है। ऑल दो इस बिजनेस की अभी परफॉर्मेंस अच्छी है, आगे का गाइडेंस भी, आउटलुक भी अच्छा है, एंड साथ साथ इसको ट्रैक करते रहेंगे। स्टॉक पी जैसे हमने डिस्कस किया 13-14 के आसपास है, तो वो भी एक फेवरेबल बेट है, लेकिन यस ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।